कहानी शुरू होती है 17 अगस्त 1835 से, जब एक मशहूर वैज्ञानिक और खोजकर्ता चार्ल्स डार्विन एक नई दुनिया की खोज करने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वो अपने बड़े से जहाज में समुद्र के रास्ते आगे बढ़ते हैं। उनके मन में एक नई प्रजाति ढूंढने का जुनून है। अगले दृश्य में हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जो दुनिया के बीचों बीच है, एक अनजान टापू पर जो समुद्र के बिल्कुल अंदर छुपा हुआ है। यहाँ पर कुछ अजीब और अनोखे जीव रहते हैं जिन्हें फ्लैमिल्स कहते हैं। ये जीव देखने में बहुत ही अलग हैं, क्योंकि इनके शरीर के बीच में एक बड़ा सा गोल छेद होता है जो इन्हें बाकी सभी जीवों से एकदम अलग बनाता है। यह छेद इनकी पहचान है, इनकी खासियत है। अब हमारी मुलाकात होती है इस कहानी की मुख्य किरदार ओपी से। ओपी एक शांत सीधी सादी फ्लैमेल है जो बस एक सामान्य और शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहती है, बिल्कुल बाकी फ्लैमेल्स की तरह। लेकिन उसका भाई एड बिल्कुल उसके उलट है। एड बहुत शरारती है, खिलाड़ी स्वभाव का है और हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ा रहता है। और एड की वजह से ओपी को भी अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टापू पर जिंदगी बेहद खुशनुमा है। सभी फ्लैमेल्स मिलजुल कर खुशी से रहते हैं, हर पल को जश्न की तरह मनाते हैं। हर साल वो एक बड़ा फूलों का त्योहार मनाते हैं जो उनके लिए बेहद खास होता है। इस बार उनके नेता ने एड और ओपी को सख्त चेतावनी दी है कि वो त्योहार से दूर रहें, क्योंकि जहां भी ये दोनों जाते हैं अफरा तफरी जरूर होती है। एड ओपी को बताता है कि इस साल उसे त्योहार के दौरान एक जिम्मेदारी दी गई है, सबके पीछे रहना। लेकिन ओपी झट से उसकी बात काटती है और कहती है कि यह कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तो एक तरह का अपमान है, उसे सबसे पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन एड उसकी बात को अनसुना कर देता है। इस बार वो सच में अपना काम ठीक से करना चाहता है। ओपी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन एड मना कर देता है, क्योंकि उसके अनुभव में जब भी उसने ओपी की बात मानी है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी फ्लैमेल्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनके राजा जेप्सन, जो सबसे ज्यादा गोल मटोल हैं, गर्व के साथ एक विशाल फूलों की मूर्ति पेश करते हैं जो इस साल के त्योहार की सबसे खास चीज है। वो ऐलान करते हैं कि इस मूर्ति को सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक ले जाना है, जैसा हर साल किया जाता है। यह सुनकर सभी फ्लैमेल्स बेहद उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक जेप्सन के पास एक पेड़ की डाल टूटती है और एड और ओपी नीचे गिर पड़ते हैं। वो दोनों छुपकर सब सुन रहे थे। यह देखकर जेप्सन बेहद गुस्से में आ जाता है और सजा के तौर पर उन दोनों को समुद्र के किनारे सबसे दूर भेज देता है। समुद्र के किनारे अकेले बैठे एड और ओपी दोनों बहुत उदास हैं। तभी ओपी की दोस्त वॉली आती है जो एक विशालकाय व्हेल मछली है। ओपी उसे किनारे पर बुलाती है। वॉली ओपी को देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास आने लगती है, लेकिन उसके इतने बड़े आकार की वजह से एक जबरदस्त लहर उठती है जो टापू पर आ टकराती है। उस लहर से सब कुछ बह जाता है, सभी फ्लैमेल्स और वो विशाल फूलों की मूर्ति भी पानी में बह जाती है। एड और ओपी की वजह से पूरे त्योहार की तैयारी बर्बाद हो जाती है। जेप्सन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दोनों को समुद्र के बीच एक अकेली चट्टान पर भेज देता है जब तक त्योहार खत्म न हो जाए। उस चट्टान से एड बाकी सभी फ्लैमेल्स को पहाड़ की तरफ जाते देखता है और उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि अगर यह सब न होता तो वो भी उनके साथ होता। एड को इतना दुखी देखकर ओपी के मन में एक विचार आता है। वो कहती है कि अगर वो एक बिल्कुल नया और अनोखा फूल ढूंढ कर लाएं जो पहले किसी ने न देखा हो और उसे त्योहार में ले जाएं, तो शायद सब उन्हें माफ कर दें और वो भी जश्न में शामिल हो सके। इस बार एड भी मान जाता है और दोनों एक दुर्लभ अनजान फूल की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद ओपी को एक बेहद खूबसूरत चमकता हुआ फूल दिखता है जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। लताओं का सहारा लेकर वो सावधानी से उसकी तरफ बढ़ती है, जबकि एड नीचे से लताओं को थामे रहता है। उसी वक्त ऊपर से एड को समुद्र में कुछ अजीब नजर आता है, एक जहाज। वो डार्विन का जहाज है और एड हैरानी से जम जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। जैसे ही ओपी उस फूल को छूती है वो फूल अचानक हरकत में आ जाता है। फूल बदलने लगता है और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाएं, वो फूल उन दोनों को अपने अंदर खींच लेता है। वो उस फूल की चमकती हुई कोर से गुजरते हैं और अचानक दूसरी तरफ से निकलते हैं। लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। वो शंघाई पहुंच गए हैं और वो भी आज के जमाने में। वो फूल दरअसल एक तरह का टेलीपोर्टेशन यंत्र था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, ओपी और एड एक घर के अंदर वैक्यूम क्लीनर में खिंच जाते हैं। किस्मत से घर का मालिक कमजोर नजरों वाला है, इसलिए वो बच निकलते हैं। टेबल से गिरते चाकुओं से बचते हुए वो दूसरे कमरे में भागते हैं जहां क्लेरेंस नाम का एक प्यारा सा पालतू कुत्ता गहरी नींद में सोया हुआ है। पहले तो ओपी और एड को क्लेरेंस बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जैसे ही वो जागता है और उन्हें देखता है वो उनके पीछे पड़ जाता है और उन्हें काटने की कोशिश करता है। डरे हुए दोनों जान बचाकर भागते हैं। किसी तरह वो बाहर सड़क पर पहुंचते हैं जहां एक छोटी लड़की उन्हें देखती है। उससे वो बहुत प्यारे लगते हैं और वो उन्हें घर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्लेरेंस फिर आ जाता है और लड़की को डरा देता है। इस बार हालांकि क्लेरेंस शांत हो जाता है। वो माफी मांगता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। सड़क पर चलते हुए ओपी और एड को एक दुकान की खिड़की में डोनट्स नजर आते हैं। अपनी शक्ल की वजह से वो उन्हें अपने जैसे फ्लैमेल समझ लेते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। सच बताने के लिए क्लेरेंस उनके सामने एक डोनट खा जाता है। हैरान होकर ओपी और एड उससे डोनट छीन लेते हैं, ये सोचकर कि उसने उनके किसी साथी को मार डाला। वो उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब डोनट टूटता है और उसमें से लाल जैम निकलता है तो वो घबरा जाते हैं। क्लेरेंस उन्हें समझाता है कि ये जीवित प्राणी नहीं है, ये सिर्फ खाना है। फिर भी उन्हें पूरी तरह समझाने के लिए क्लेरेंस उन्हें एक म्यूजियम ले जाता है। वहाँ वो ड्रैगन
ड्रैगन और डायनासोर जैसे विलुप्त जीवों के कंकाल देखते हैं, लेकिन ओपी और एड को अभी भी पूरी बात समझ नहीं आती। तभी ओपी को कुछ चचोंग ज्ञोगजनक दिखता है, 2 मूर्तियां। वो खुश होकर उनके पास जाती है, लेकिन गलती से उन्हें तोड़ देती है। आखिरकार सब कुछ साफ करने के लिए क्लेरेंस उन्हें एक वीडियो दिखाता है। वो वीडियो बताता है कि कैसे महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने एक बार उनका टापू खोजा था। वो फ्लम मेल्स के अस्तित्व से बहुत हैरान और खुश हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से उन्हें जान पाते, एक ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरे टापू को तबाह कर दिया। सभी फ्लम मेल्स खत्म हो गए। डार्विन का दिल टूट गया। जब वो बाद में टापू पर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ उनके कंकाल मिले, जिनसे इंसानों को पता चला कि इन जीवों के शरीर में डोनट जैसा छेद होता था। वीडियो देखकर एड को अचानक कुछ याद आता है। उसे याद पड़ता है कि उसने अपने टापू के पास ठीक डार्विन के जहाज जैसा जहाज देखा था, यानी जिस वक्त वो फूल के जरिए टेलीपोर्ट हुए, उसके कुछ देर बाद ही वो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा और उनके टापू के सभी लोग अब जा चुके होंगे। ये एहसास उन दोनों पर बिजली की तरह गिरता है। उनकी उलझन देखकर क्लेरेंस एक जरूरी सुझाव देता है। वो कहता है कि उन्हें उसी जादुई फूल में वापस जाना चाहिए जिसने उन्हें यहाँ लाया था, क्योंकि वहीं से उन्हें जवाब मिलेगा। उस पर भरोसा करके ओपी और एड क्लेरेंस के साथ चले जाते हैं। साथ मिलकर वो जादुई फूल में दाखिल होते हैं और इस बार वो एक बिल्कुल अलग जगह निकलते हैं, एक रहस्यमय जगह जो चमकते हुए डिस्प्ले से भरी है। बीच में एक विशाल सफेद ऊर्जा कोर है जिसके चारों तरफ अनगिनत स्क्रीन है। क्लेरेंस बताता है कि इस जगह को टाइम टर्मिनल कहते हैं। यहाँ से इतिहास के किसी भी पल में जाया जा सकता है। एक नक्शे की मदद से क्लेरेंस उन्हें दिखाता है कि हर स्क्रीन इतिहास के एक अलग पल से जुड़ी है। किसी जगह जाने के लिए उचित जादुई फूल का बीज एक टेलीपोर्टेशन यंत्र में लगाना होता है, तभी वो उस खास वक्त और जगह पर पहुंच सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, क्लेरेंस को नहीं पता कि कौन सा बीज उनके टापू से जुड़ा है, इसलिए पहले उन्हें सही बीज ढूंढना होगा, तभी ओपी और एड घर वापस जा सकते हैं। लेकिन यह सब जानने के बाद एड एक मुश्किल फैसला करता है। वो वापस जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात है कि अगर वो वापस गए तो ज्वालामुखी विस्फोट में मर जाएंगे और फिर उनकी पूरी प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एड का फैसला सुनकर ओपी शांति से समझाती है कि भागने की बजाय उन्हें वापस समय में जाकर अपने लोगों को ज्वालामुखी विस्फोट से बचाना चाहिए। यह बात एड के दिल को छू जाती है। उसे एहसास होता है कि वो सही कह रही है और आखिरकार वो वापस अपने टापू पर जाने के लिए राजी हो जाता है। अब ओपी, एड और क्लेरेंस मिलकर उस खास बीज की तलाश करने लगते हैं जो उनके टापू के जादुई फूल से जुड़ा है। लेकिन इसी दौरान ओपी गलती से कुछ बीज गिरा देती है और बिना समझे एड उन्हें टेलीपोर्टेशन यंत्र में लगा देता है। अचानक सब कुछ बेकाबू हो जाता है और आसपास की चीजें उनमें खिंचने लगती हैं। इस अफरा तफरी में क्लेरेंस एक डिस्प्ले में खिंच जाता है और गायब हो जाता है। वो एक बर्फीली जमीन पर जा पहुंचता है जहां एक इंसान उसे पकड़ लेता है और स्लेज गाड़ी खींचने वाले कुत्तों के साथ बांध देता है। क्लेरेंस पूरी तरह हैरान है और समझ नहीं पा रहा कि वो कहां आ गया। इधर टाइम टर्मिनल में अजीब से दिखने वाले जीव अचानक एड और ओपी पर हमला कर देते हैं। ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये वो प्रजातियां हैं जो असल जिंदगी में विलुप्त हो गई थीं, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने अपने टाइम ट्रैवल यंत्र से उन्हें बचा लिया था। अब वो सब टाइम टर्मिनल में साथ रहते हैं। इनमें है डॉय, बर्नी, एल्मा और होस, एक दोस्ताना डायनासोर जो खुशी से बाकी सबके साथ रहता है। डॉय और उसके दोस्त बताते हैं कि कैसे डार्विन ने उन्हें विलुप्त होने से बचाया। उनके बिना ये सभी कब के खत्म हो जाते। एड उन्हें क्लेरेंस के किसी डिस्प्ले में खिंच जाने की बात बताता है और ओपी उनसे मदद मांगती है। वो सुझाव देती है कि अगर वो एक एक करके सभी डिस्प्ले खंगालें तो शायद क्लेरेंस मिल जाए, लेकिन डॉय और उसके साथी मना कर देते हैं, क्योंकि हर डिस्प्ले एक अलग वक्त और जगह पर ले जाता है और बेतरतीब तरीके से उनमें कूदना बेहद खतरनाक हो सकता है। फिर भी ओपी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो और एड खुद ही एक डिस्प्ले में कूद जाते हैं। अगले ही पल वो पाषाण युग में पहुंच जाते हैं। एक आदिमानव अचानक उन पर हमला करता है, लेकिन किसी तरह वो बाल बाल बच जाते हैं और भाग निकलते हैं। इसके बाद वो एक के बाद एक डिस्प्ले में कूदते रहते हैं, अलग अलग जमानों में अनगिनत खतरों का सामना करते हुए, लेकिन क्लेरेंस का कोई अता पता नहीं मिलता। एक मौके पर बर्नी कुछ जरूरी दिखाता है। वो एक चीज को 2 टाइम ट्रैवल फूलों के बीच रखता है और दिखाता है कि वो चीज एक पल के लिए गायब होती है और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। इससे उन्हें इस सिस्टम की बेहतर समझ मिलती है। हौसले के साथ एड और ओपी ढूंढते रहते हैं और लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्हें क्लेरेंस मिल जाता है। वो पहले की तरह बंधा हुआ है। उन्हें देखकर क्लेरेंस बेहद खुश होता है। वो बताता है कि डिस्प्ले में खिंचने से ठीक पहले उसे वो बीज मिल गया था जो उनके टापू से जुड़ा है, यानी अब वो घर वापस जा सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, क्लेरेंस को बांधी हुई जंजीर बहुत मजबूत है और वो उसे तोड़ नहीं सकते, इसलिए ओपी मदद लेने के लिए वापस दौड़ती है। थोड़ी देर बाद वो होस के साथ लौटती है। एक ही जोरदार झटके में होस जंजीर तोड़ देता है और क्लेरेंस आजाद हो जाता है। लेकिन जाते वक्त स्लेज के कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। एक कुत्ता उनके पीछे टाइम टर्मिनल तक आ जाता है, लेकिन होस उसे एक जोरदार लात मारकर वापस डिस्प्ले में भेज देता है। अब सब सुरक्षित हैं, लेकिन इसी दौरान एड अचानक ओपी पर भड़क उठता है। वो गुस्से में कहता है कि यह सब जो कुछ भी गलत हुआ है सब उसकी वजह से है, वही उनकी सारी परेशानियों की जड़ है। यह सुनकर ओपी को गहरी चोट लगती है, लेकिन अंदर से वो जानती है कि वो गलत नहीं है। एड की जिंदगी की ज्यादातर मुश्किलें किसी न किसी तरह उसकी वजह से ही आई हैं और यह एहसास उसके भीतर कुछ बदल देता है। बिना कुछ और कहे ओपी अकेले ही
ही निकल पड़ती है। वो अपने टापू पर जाती है और अपने लोगों को ज्वालामुखी विस्फोट से आगाह करने की कोशिश करती है। वो उन्हें खतरे के बारे में बताती है और उनसे किसी सुरक्षित जगह चलने की विनती करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। सब सोचते हैं ये फिर कोई शरारत है, जैसा हमेशा होता है। एक एक करके सभी उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। ओपी हर कोशिश करती है, यहाँ तक कि भविष्य के उन्नत यंत्र दिखाती है सबूत के तौर पर, लेकिन कुछ काम नहीं आता। उनकी नजर में यह बस उसकी एक और शरारत है। इधर टाइम टर्मिनल में डॉय एड को ओपी की पुरानी एक रिकॉर्डिंग दिखाती है। उस पल एड को कुछ ऐसी बात समझ आती है जिसे वो इतने वक्त से नजरअंदाज करता आया था कि ओपी उसकी कितनी परवाह करती है, कैसे वो हमेशा उसके साथ खड़ी रही चाहे कुछ भी हो, और उसके बिना उसकी जिंदगी में न मजा है, न उत्साह, न कोई मतलब। तभी उसे एहसास होता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। इसलिए एड वापस जाने का फैसला करता है। जब होस उसे बताता है कि ओपी अकेले ही टापू पर जा चुकी है, एड तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि ओपी लोगों से मिन्नतें कर रही है कि वो सब ज्वालामुखी विस्फोट में मर जाएंगे, लेकिन एक बार फिर कोई नहीं सुनता। उसी वक्त क्लेरेंस वहाँ पहुँचता है। राहत महसूस करते हुए ओपी उससे सबको समझाने की गुजारिश करती है, लेकिन क्लेरेंस कुछ अप्रत्याशित कहता है। वो कहता है कि तुम सबके लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूँ। ओपी इस बात का मतलब समझने से पहले ही क्लेरेंस गुफा के बाहर जाता है और धमाका होता है। गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। सभी फ्लममेल्स अंदर फंस जाते हैं। धमाके से ओपी दूर जा गिरती है। फिर क्लेरेंस उसे एक पेड़ से बांध देता है और आखिरकार सच बताता है। वो बताता है कि बहुत पहले फ्लममेल्स इंसानों में बेहद लोकप्रिय थे, सबसे पसंदीदा पालतू जानवर, इतने लोकप्रिय कि कुत्तों की कोई परवाह ही नहीं करता था। इस वजह से क्लेरेंस को कभी कोई अपना घर नहीं मिला, कभी कोई उसे प्यार नहीं किया, जब तक एक दिन चार्ल्स डार्विन ने उसे नहीं अपनाया। उस पल से क्लेरेंस डार्विन के साथ हो गया। वो दोनों मिलकर दुनिया की सैर करते, नई खोजें करते और अनगिनत रोमांचक सफर पर निकलते। लेकिन फिर डार्विन ने फ्लममेल्स का टापू खोजा और बाकी सभी की तरह वो भी उनसे प्यार करने लगे। तभी क्लेरेंस के मन में डर घर कर गया। उसे लगा कि कोई उसकी जगह ले लेगा, इसलिए उसने फ्लममेल्स को हमेशा के लिए मिटाने का फैसला किया। पहले उसने डार्विन को एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल में धकेल दिया और उस पोर्टल से जुड़ा बीज नष्ट कर दिया ताकि डार्विन कभी वापस न आ सके। फिर उसने समय में पीछे जाकर खुद ज्वालामुखी विस्फोट करवाया। डार्विन के टापू तक पहुंचने से पहले ही विस्फोट ने सभी फ्लममेल्स को खत्म कर दिया। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हुआ, बस एक चीज छोड़कर। ओपी और एड बच गए क्योंकि वो पहले ही शंघाई टेलीपोर्ट हो चुके थे और अब क्लेरेंस अपना अधूरा काम पूरा करने की सोच रहा है। वो ओपी को बेबस छोड़कर चला जाता है। इधर टाइम टर्मिनल में डॉय और बाकी सब डार्विन की पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और तभी उन्हें सच पता चलता है। क्लेरेंस ही डार्विन के गायब होने का जिम्मेदार था। उन्हें यह भी पता चलता है कि डार्विन को 1418 के साल में टेलीपोर्ट किया गया था। नक्शे की मदद से डॉय उस सही बीज को ढूंढ निकालती है जो उस वक्त तक पहुंचा सकता है। टापू पर ओपी अभी भी पेड़ से बंधी है, लेकिन जब सारी उम्मीद खत्म होती दिखती है तभी एड वहां पहुंचता है। ओपी का चेहरा राहत से खिल जाता है। कुछ लाल केकड़ों की मदद से एड उसे आजाद करा लेता है। इधर टाइम टर्मिनल में क्लेरेंस जीत के एहसास से भरा खड़ा है। आखिरकार सब उसकी मर्जी से हो रहा है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब नजर आता है। वो अपने कैलेंडर की तरफ देखता है जहाँ पहले कुत्तों की तस्वीरें थी, अब अचानक वहाँ फ्लममेल्स की तस्वीरें दिखती हैं। यानी सब कुछ करने के बावजूद फ्लममेल्स अभी भी जिंदा रहने वाले हैं। यह देखकर क्लेरेंस का गुस्सा भड़क उठता है और वो खुद सब खत्म करने के लिए सीधे फ्लममेल्स के टापू की तरफ निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एड और ओपी मिलकर गुफा के प्रवेश द्वार से पत्थर हटा रहे हैं ताकि अपने लोगों को बचा सके। क्लेरेंस अकेला नहीं आया, वो अपने साथ एक भयानक एक आंख वाला विशालकाय राक्षस लाया है और बिना देर किए वो उसे हमला करने का हुक्म देता है। जैसे ही राक्षस हमला करने वाला होता है, डॉय और उसके दोस्त ठीक वक्त पर आ जाते हैं और एड और ओपी की रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं। लड़ाई के दौरान उन्हें एक जरूरी बात समझ आती है। चूंकि राक्षस की सिर्फ एक आंख है, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए एड, ओपी और उनके दोस्त जानबूझकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। गुस्से में अंधा होकर राक्षस अपने चारों तरफ सब कुछ तोड़ने लगता है और इस प्रक्रिया में वो उन पत्थरों को भी तोड़ देता है जो गुफा का रास्ता रोक रहे थे। रास्ता खुल जाता है और सभी फ्लममेल्स बाहर निकल आते हैं। उनके नेता एड और ओपी को सबको बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इधर क्लेरेंस पहाड़ से नीचे गिर जाता है और विशालकाय राक्षस भी मलबे में दब जाता है। एक पल के लिए लगता है जैसे सब ठीक हो गया। तभी एड और ओपी को कुछ अद्भुत नजर आता है। एक जहाज उनके टापू की तरफ आ रहा है। ये चार्ल्स डार्विन का जहाज है। दोनों में उम्मीद जाग उठती है, लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकती। डॉय के दोस्तों के लाए पटाखे जलाने के दौरान एक पटाखा गलती से डार्विन के जहाज पर जा गिरता है और उसमें आग लग जाती है। अब उन्हें एहसास होता है कि डार्विन वक्त पर टापू नहीं पहुंच पाएंगे। अचानक एक आंख वाला राक्षस मलबे से निकलकर फिर हमला करता है। इस बार वो एड और ओपी को निगल जाता है, लेकिन उसके मुंह के अंदर वो दोनों बात करते हैं और यह सुनकर राक्षस भावुक हो जाता है। कुछ बदलता है उसमें और वो उन्हें धीरे से छोड़ देता है। अब तक एड और ओपी यह सच समझ चुके हैं कि ज्वालामुखी फटने से पहले डार्विन टापू तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ओपी एक आखिरी योजना बनाती है। वो राक्षस से कहती है कि वो उन्हें टेलीपोर्टेशन फूल तक ले चले ताकि वो सभी फ्लममेल्स को सुरक्षित जगह भेज सके। विशाल टाइम ट्रैवल फूल उठाकर एड और ओपी जान बचाकर भागते हैं क्योंकि क्लेरेंस उनके पीछे है और उसे हर कीमत पर वो फूल चाहिए। भागते भागते वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ एड के दिमाग में एक उपाय
आता है। दो छोटे टेलीपोर्टेशन फूलों का इस्तेमाल करके वो बड़े टाइम ट्रैवल फूल को उनके बीच में रखते हैं। उसी वक्त क्लेरेंस अपने ही ड्रोन में उलझकर आसमान में खींचने लगता है। फिर एक तेज रोशनी का धमाका होता है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। पूरा टापू गायब हो जाता है। बाद में उसी जगह एक बड़ा जहाज आता है। उस पर चार्ल्स डार्विन के वंशज हैं और वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि अचानक टापू फिर से प्रकट हो जाता है। टापू पर सभी फ्लमेल्स एक साथ हैं, खुश हैं, सुरक्षित हैं और जश्न मना रहे हैं। उनके नेता एड और ओपी को सबको बचाने के लिए दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई। क्लेरेंस अभी भी जिंदा है। वो एक आखिरी बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार खुद डार्विन सामने आते हैं और उसे रोकते हैं। अब जब डार्विन ने आधिकारिक तौर पर फ्लमेल्स की खोज कर ली है तो वो उनके सबसे प्रिय साथी बन जाते हैं। इस खोज की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और पहली बार फ्लमेल्स भुलाए नहीं जाते। इधर एड और डॉय एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और साथ रहने का फैसला करते हैं। रही बात क्लेरेंस की, उसे सजा मिलती है। उसे वापस उसी बर्फीली जमीन पर भेज दिया जाता है जहां वो स्लेज कुत्ते हैं जिनसे वो इतना डरता था, और अब वो उसके चारों तरफ हैं, गुस्से में बदला लेने के लिए तैयार। कभी कभी सबसे बड़ी गलतियां डर से जन्म लेती हैं। इस डर से कि तुम्हारी जगह कोई ले लेगा, कि तुम्हें भुला दिया जाएगा। लेकिन सच्चा अपनापन इस बात में नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ही प्यार मिले। असली बात यह है कि उस प्यार को बांटना सीखो, क्योंकि आखिर में दूसरों को बचाना ही खुद को बचाना है।